हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि क्लास 12 का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। उस चैप्टर की सारी डेरिवेशंस, चाहे वो पोटेंशियल की डेरिवेशन हो, चाहे वो आप पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ डायपोल की बात करो, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, डायपोल की फील्ड की बात करो, डायपोल की एनर्जी की बात करें, चाहे हम कैपेसिटेंस की बात करें, हर डेरिवेशन इन डिटेल बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको समझाई जाएंगी। इससे आपका चैप्टर तो क्लियर होगा ही होगा, और साथ में डेरिवेशन लिखने का तरीका, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर डेरिवेशन लिखनी है, वो सारी बातें आपको कराई जाएंगी। तो जितना हो सकते इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर वीडियो लगे आपको पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना भी आपको ये सीरीज पसंद आ रही है नहीं आ रही, और वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले डेरिवेशन आएगी ना, वो आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डायपोल। अगर डायपोल के किसी जनरल पॉइंट से पहले चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। कहां पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। अगर मुझे एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल पे पोटेंशियल निकालना है तो वो क्या क्या पोटेंशियल निकालने के तरीके होंगे? सबको पता है डायपोल के अंदर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसे नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा, डेरिवेशन कौन सी है? बोल रही है हमारे पास एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? देखो यार, आपने अगर चैप्टर 1 की डेरिवेशन की वीडियो देखी हो ना, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 1 की डेरिवेशन की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब चैप्टर 1 की वीडियो के अंदर हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट बताए थे। ये डायपोल की अपनी एक्सेस पे जो पॉइंट होता है, डायपोल की अपनी एक्सेस पे जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। और इस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। अब हमें क्या देखना है, इसके ऊपर पोटेंशियल कौन लगाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जितने भी बाकी चार्जेस पड़े हुए हैं ना, वो सारे चार्जेस इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएंगे। वो सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएंगे। तो ये ए भी पोटेंशियल लगाएगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लिया गया तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ए और ए में। तो ये जो ए डिस्टेंस है, ए से जितने डिस्टेंस है, ये कितना बचेगा? देखो भाई, यहां से सेंटर तक तो x है, उसके बाद ये a है, तो कह सकते हो ये जो टोटल डिस्टेंस बचेगा ये कितना है? x प्लस a। ये जो टोटल डिस्टेंस बचेगा ये कितना है हमारे पास? x प्लस a। और ये जो b से डिस्टेंस बचेगा ये कितना बचेगा? x माइनस a, क्योंकि जब x में से इस x में से a माइनस किया जाएगा तब आपका डिस्टेंस बचेगा। तो अब देखो यार, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको क्या कंसिडर करना है? कंसिडर आपने क्या किया था? एक डायपोल कंसिडर किया था। कंसिडर अ डायपोल, और जिसका चार्ज कितना था? जिसका चार्ज कितना था? q, और इसका डिस्टेंस कितना है? 2a। और इसका डिस्टेंस कितना है? 2a। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां निकालना है? सिंपल सी बात लिख रहा हूं, ये बातें बहुत बेसिक सी हैं भी। आपका डायपोल पे चार्ज कितना है, कितना उसका डिस्टेंस है, सब चीजें आप बोर्ड के अंदर मेंशन करके आना। हमें करना क्या? वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कितने डिस्टेंस पे है? जो कि x डिस्टेंस पे सेंटर से। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P। और ये कितने डिस्टेंस पे है? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब ये बातें मैं अगली दो डेरिवेशन में दोबारा नहीं लिखूंगा, उसमें भी सेम लिखना है भाई। आपको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, on at a distance x from the center of the dipole, on the axial line लिख देना, on the equatorial line लिख देना, और on the general point लिख देना। ये तीन डेरिवेशन आपकी आएंगी। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है ना, तो मुझे जितने भी पोटेंशियल है, ए और बी दोनों पोटेंशियल लगाएंगे, तो ए और बी का पोटेंशियल निकाल के दोनों को ऐड करना है। और आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन में आर पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होता है। आप ए पे चार्ज चेक करना, ए पे चार्ज चेक करना। ए पे आपको नजर आ रहा है भाई, अगर मैं ए का पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो ए पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू अपॉन जितने डिस्टेंस पे निकालना है उसका डिस्टेंस, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, के क्यू अपॉन में आर आता है। के क्यू अपॉन में आर आता है पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव। अगर मुझे बी का पोटेंशियल निकालना है, बी पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, माइनस के क्यू, और इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस ए। तो ये टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा? के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए। कॉमन क्या आएगा? के क्यू, और के क्यू कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसके बाद बहुत सिंपल सी बातें, आपको इसके अंदर इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके x प्लस ए इंटू में x माइनस ए, और फिर उसके बाद यहां से x माइनस ए इधर और माइनस ऑफ x प्लस ए। ये कैसे हुआ सर? ये दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। एक बहुत बेसिक सा तरीका एलसीएम लेने का। किस तरीके से?
दो टर्म्स का एलसीएम लिया जाता है, ये उसका बेसिक सा तरीका। अब एक काम करते हैं, यहां से नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी के क्यू और साथ में एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपोन में ए प्लस बी ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये के क्यू इंटू में माइनस टू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल आया माइनस क्यू इंटू टू ए और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको पता है क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डायपोल मोमेंट। वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यू इंटू टू ए को क्या लिख देंगे, पी। तो यहां से आपका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यू नीड टू लर्न दिस रिजल्ट। क्या सर ये रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर ये आपका पॉइंट, अगर ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास पड़ा है, अगर ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास पड़ा है, तो आपका आंसर माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास होता, अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास होता, तो प्लस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द चार्ज। आपका चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो आपका जो पोटेंशियल निकल के आया, अभी जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, इट इज माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करा गया, दो चार्जेस थे, पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव, और पोटेंशियल में के क्यू अपॉन आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता। दोनों को ऐड करा और आंसर आ गया। अब इसका एक स्पेशल केस, दैट इज शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है एज कंपेयर टू ए, मतलब डाइपोल का डिस्टेंस, डाइपोल से जो डिस्टेंस जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वो बहुत बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ, तो वो शॉर्ट डाइपोल है। तो अब ये a बहुत छोटा है तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। इट विल बी माइनस के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब आपने देखा जो हमारा पॉइंट चार्ज है ना, अगर सिंगल चार्ज होता है ना, तो जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए, छोटे डाइपोल के लिए जो आपका पोटेंशियल है वो देखिए कौन से पावर पे नजर आ रहा है, डिस्टेंस की सेकंड पावर पे डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। डिस्टेंस की सेकंड पावर पे डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो बातें समझ आ गई। तो ये पहली डेरिवेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब चलते हैं अगली डेरिवेशन पे, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये बहुत आसान सी बात है। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट एक बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। डाइपोल के अंदर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। इक्वेटोरियल पॉइंट इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मैंने आपको बताया आपको लिखना पड़ेगा, कंसिडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज q and distance 2a, we need to find electric potential at point p at a distance x from the center on the equatorial line, on the equatorial line। अब होगा क्या, हमें ये ए बी पोटेंशियल लगाएगा, ये ए बी पोटेंशियल लगाएगा और बी भी लगाएगा। अगर ए और बी दोनों पोटेंशियल लगाएंगे तो पहले तो इनका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, पहले तो इनका डिस्टेंस। अब ये 2a था, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा a और a, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा a और a। मेरी बात सुनना, क्या बोल रहा हूं, ये आपको क्या दे रखा है x, ये दे रखा है a, ये x, ये a, ये x, ये a, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। कैन आई से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे पाइथागोरस लगा लो, और वो पाइथागोरस क्या बोलती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको क्या बोला, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए जितने भी चार्जेस हैं सबके पोटेंशियल को ऐड कर दो। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक ए पे और दूसरा बी पे, तो ए और बी के पोटेंशियल को ऐड करो, विल गेट टोटल पोटेंशियल। जब मैं ए का पोटेंशियल निकाल रहा था ना, जब मैं ए का पोटेंशियल निकाल रहा था तो ए के पोटेंशियल में क्या दिखा भाई, चार्ज तो पॉजिटिव है के क्यू, और डिस्टेंस कितना है, जितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब मैं बी का पोटेंशियल निकाल रहा था, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इनको ऐड कराना, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव और दोनों सेम टर्म। अगर दोनों सेम टर्म है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेट पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया जीरो। तो याद रखना, अगर आपने डाइपोल के किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस पे मूव करना है, और वो उसकी बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होनी चाहिए। अगर आपने डाइपोल के किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करना है तो वहां पे आपका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन, और नेक्स्ट डेरिवेशन में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आपके लिए रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि देखा गया पिछले 4-5 सेलों में बहुत बार आपके पेपर में पूछी गई है। तो भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टिल नाउ, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, इसका यूज करके हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। जनरल पॉइंट मतलब ना तो ये एक्सियल पॉइंट होगा ना आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, बस ये एक जनरली एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में लाई करने वाला पॉइंट होगा। तो ये आप डाइपोल के अंदर दो चार्जेस, एक आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 है। ये आपका एक पी पॉइंट है। अब देखो ना तो ये अपनी एक्सिस पे, ना तो ये अपनी एक्सिस पे और ना ही परपेंडिकुलर एक्सिस पे। ये एक जनरल पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है एक्स, और ये डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये डाइपोल के साथ कितना एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक ए एक दूसरा बी। अब ये बी का डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूं कितना है, r1। ये ए का डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूं कितना है, r2। सिर्फ एज्यूम करें, मुझे नहीं पता डिस्टेंसेस कितने हैं, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। हमें ये सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। पहले क्या लिखोगे, कंसिडर अ डाइपोल। आपने एक डाइपोल कंसिडर करा जिसका चार्ज कितना है, q, और वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट p at a distance x from the center of the dipole and makes an angle theta with the dipole, and then makes an angle theta with the dipole। ये बातें आप लिख सकते हो। तो भाई अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो a और b के पोटेंशियल को क्या करना होगा, ऐड। अब मैं a का पोटेंशियल देखता हूं, तो a का पोटेंशियल आएगा, क्योंकि a पे पॉजिटिव चार्ज है, a पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना बचेगा, kq अपॉन में इसका डिस्टेंस कितना है, r2। इसका डिस्टेंस कितना है, r2। और फिर b का पोटेंशियल, जब b का पोटेंशियल देखना है तो b पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन में इसका डिस्टेंस कितना है, r1। और जब मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो a और b के पोटेंशियल को क्या करना होगा, ऐड। अब ना तो मुझे r2 पता, तो के क्यू अपॉन में r2 माइनस के क्यू अपॉन में r1, ना ही मुझे r1 पता, तो पहले मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं, और 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। अब ना तो मुझे r2 पता ना मुझे r1 पता, तो r2 और r1 दोनों निकालने हैं। जब r2 और r1 दोनों निकालने हैं ना, मेरी बात सुनना, क्या बोला जाता है, एक सिंपल सी मैथ्स की प्रॉपर्टी है भाई, अगर ये दो डिस्टेंसेस है ना, देखो ये काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत काइंड ऑफ डाइपोल, NaCl एक एग्जांपल होता है डाइपोल का, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक छोटे से डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। ये जो x और r1 है ना, है दोनों ही बहुत छोटे डिस्टेंस। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, x और r1 में से, तो साफ साफ नजर आ रहा है r1 जो है ना वो x से छोटा है। तो ये जो छोटे वाला है ना, इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जब इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर आपका n पे गिरेगा, तो याद रखना जितना आपका p से लेके b तक का डिस्टेंस है उतना ही p से n तक का है। जितना p से b तक का है उतना ही p से n तक का है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल छोटा है। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आपका एक डिस्टेंस था, कितना था, p से लेके सेंटर, जिसका नाम मैं o रख रहा हूं, इसका डिस्टेंस कितना था, x। फिर ये p से लेके b तक, इसका डिस्टेंस क्या था, r1। क्योंकि डाइपोल एक बहुत छोटी सी चीज होती है तो इनके बीच का एंगल भी बहुत छोटा होगा। अगर इनके बीच का एंगल बहुत छोटा है ना, तो इस छोटी लाइन के कॉर्नर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जहां पे ये परपेंडिकुलर गिरेगा वहां तक ये बराबर हो जाएंगे। मतलब पीबी और पीएन दोनों बराबर किसके हैं, r1 के। दोनों बराबर किसके हैं, r1 के। यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अब मेरी बात सुनिए, आपको पता है भाई काइंड ऑफ ये बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो यहां से मतलब काइंड ऑफ ये टोटल डिस्टेंस इसका 2a था, और हमने डिस्टेंस सेंटर से लिया था, ये a हो जाएगा। ये 2a का हाफ क्या हो जाएगा, ये 2a था, इसका हाफ क्या हो जाएगा, a, क्योंकि हमने डिस्टेंस कहां से ले रखा है, सेंटर से। अब ये एंगल 90, ये एंगल 90, अगर ये 90 है ना, तो यहां पे भी कितना होगा, 90। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, बचे हुए को बेस। बेस आपको दे रखा है a, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। और एवरीवन नोज दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा से रिलेट होता है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, वो हाइपोटेन्यूज दे रखा है a, और बेस आपको निकालना है। तो यहां से बेस किसके बराबर होगा, a cos थीटा। बेस किसके बराबर होगा, a cos थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस आपका ये आया ना, ये a cos थीटा है, और यहां से यहां तक कितना आया, r1। यहां से यहां तक कितना आया, r1। कैन आई से दैट मैंने x को दो पार्ट में तोड़ दिया, मैंने x को, ये पूरा x था, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अब p से लेके n तक तो r1 हो गया, p से लेके n तक तो r1 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, और n से लेके सेंटर तक a cos थीटा हो गया। तो मतलब x को दो पार्ट में तोड़ा,
x को दो पार्ट में तोड़ा, r1 प्लस a cos थीटा, तो r1 की वैल्यू क्या आई, x माइनस a cos थीटा। डायरेक्टली याद रख लो, प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो, प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। r1 की वैल्यू x माइनस a cos थीटा, याद करने का तरीका भी बता देता हूं, दोबारा सुने। देखिए दो डिस्टेंस आपने निकालना है, एक r1 और दूसरा r2। देखना जरा, क्या तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है? ये तीन डिस्टेंस है, r2, x और r1। जो r1 है ना, जो r1 है वो x से छोटा है, और जो r2 है ना, r2 वो x से बड़ा है। अगर r1 x से छोटा है तो x में से कुछ माइनस करके मिलेगा, r2 x से बड़ा है तो x में कुछ प्लस करके मिलेगा। r1 x से छोटा है तो x में से माइनस करना है, और r2 x से बड़ा है तो x में कुछ प्लस करना है। और क्या माइनस करना है, a cos थीटा, और क्या प्लस करना है, a cos थीटा। ये a cos थीटा कहां से आया? सर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और उसके बाद पता लग गया जो डिफरेंस इन दी लेंथ है वो a cos थीटा है, जो डिफरेंस इन दी लेंथ है वो a cos थीटा है। अब मेरे पास पोटेंशियल क्या आए थे? जो टोटल पोटेंशियल था वो क्या था, k क्यू बाहर आ गया था, 1/r2 माइनस 1/r1, और जो r2 आया था वो x से बड़ा था तो x प्लस a cos थीटा, और जो r1 था वो x से छोटा था तो x माइनस a cos थीटा। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, k क्यू तो एज इट इज रहेगा, और 1 में x प्लस a cos थीटा माइनस 1/x माइनस a cos थीटा। ठीक है, अब मैं अगर पोटेंशियल निकालता हूं तो k क्यू तो रहेगा ही रहेगा, k क्यू तो रहेगा ही रहेगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके x माइनस a cos थीटा माइनस ऑफ x प्लस a cos थीटा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, x प्लस a cos थीटा इंटू में x माइनस a cos थीटा, a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी लगती हुई नजर आएगी। तो क्या पोटेंशियल बनेगा, k क्यू तो रहेगा ही रहेगा, और इधर क्या होगा, x माइनस a cos थीटा माइनस ऑफ x, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a cos थीटा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हुआ, x से x, और क्या बचा, k क्यू, और इधर क्या होगा, माइनस a cos क्या होगा, माइनस 2a cos थीटा, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो q इंटू 2a है ना, इस q इंटू 2a को बहुत प्यार से लिखा क्या जाता है, डाइपोल मोमेंट दैट इज p। तो क्या बनेगा, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सर हमेशा ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा? जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज के पास पड़ा तो नेगेटिव, पॉजिटिव के पास पड़ा तो पॉजिटिव। इसके स्पेशल केस जरूर आ जाते हैं। स्पेशल केस में पहला तो यही आता है शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल क्या बोलते हैं भाई, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है a से तो ये वाली टर्म हट जाएगी। अगर ये वाली टर्म हटेगी तो क्या डाइपोल बचेगा, पोटेंशियल बचेगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है भाई, स्पेशल केसेस आते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसका स्पेशल केस आता है, पहला स्पेशल केस क्या है, एट एक्सियल पॉइंट। पहला स्पेशल केस क्या है, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट समझते हो भाई, अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं, ये एक्सियल पॉइंट आपका यहां आएगा, इसकी अपनी एक्सिस पे आएगा, इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट करना होगा। अगर इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट करोगे तो नीचे शिफ्ट करने के बाद ये जो एंगल है ये शिफ्ट होके कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे एंगल जितना जाके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक्सियल पॉइंट पे ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। मुबारक हो, बिना डेरिवेशन के रिजल्ट आ गया। तो ये जनरल पॉइंट वाली डेरिवेशन बाकी दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। अगर मैं cos 90 को यहां पे 0 रखता हूं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। लो भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, 0, जो कि जनरल पॉइंट के बाद आ गया। तो तीन पोटेंशियल आपको याद रखने हैं, एक्सियल पे माइनस के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे 0, और जनरल पॉइंट पे माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये थीटा क्या एंगल है, ये डाइपोल बनाता है, डाइपोल के साथ जो ये लाइन जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल लगाना है ना, वो लाइन डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो आपका थीटा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल। एक सेल की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। ये डेरिवेशन भी बहुत बार आपके पेपर में देखी गई है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो भी, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भी, सेल के लिए पोटेंशियल निकालना है। सेल होता क्या है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन कराई
भाई एक सेल एक सॉलिड स्फीयर नहीं होता, एक होलो स्फीयर होता है, ये खाली होता है अंदर से। इसका रेडियस कितना मान के चल रहा हूं, कैपिटल आर, इसका चार्ज क्यू है, और ये सारा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जितना भी चार्ज आप दोगे सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे, और वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट ये सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट कहां पे होता है, सेंटर पे। तो भाई आपने सबसे पहले कहां निकालना है, तो आप लिख सकते हो भाई इसके अंदर आपको एक लाइन लिखनी हो तो कंसिडर अ शेल ऑफ रेडियस आर। एक शेल है जिसका रेडियस आर है और इसका चार्ज कितना है, कैरिंग अ चार्ज क्यू, कैरिंग अ चार्ज क्यू, और इसके अंदर चार्ज कितना रखा गया है, क्यू। 3 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल आउटसाइड दी शेल, पोटेंशियल आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड मतलब यहां पे निकालना है, ये आपका डिस्टेंस रहेगा सेंटर से, और साफ साफ पता लग रहा है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होता है। अब आपको क्या लिखना है, एज द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ये जो जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज सेंटर से कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो टोटल पोटेंशियल कितना निकलेगा, के क्यू तो आना ही आना है। और आपको डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर देखना है, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। वाई डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर नॉट फ्रॉम दी सरफेस, क्योंकि ये सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट दी सेंटर है, फोर्स पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लगाता है। और अब निकालना है पोटेंशियल ऑन दी सरफेस, अगर सरफेस के ऊपर निकालना है, एवरीवन नोज दैट भाई अगर यहां पे आ जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, और आपका पोटेंशियल क्या बचेगा, के क्यू अपॉन में आर। बात समझ रहे हो। फिर तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये डेरिवेशन सिर्फ इस तीसरे पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर। और अगर जब शेल के अंदर निकालना है ना, मतलब यहां किसी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, अब साफ साफ नजर आ रहा है जो स्मॉल आर है ना ये लेस हो गया कैपिटल आर से, ये लेस हो गया कैपिटल आर से। आप सबको पता है भाई अंदर चार्ज कितना होता है, चार्ज इनसाइड इज 0, और इवन चार्ज इनसाइड छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी कितनी होगी, 0। तो अगर फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। क्या लिखोगे, एज इलेक्ट्रिक फील्ड, as electric field inside the shell is 0, as electric field inside the shell is 0, अगर electric field 0 है, so no work is done, so no work is done, no work is done in moving the charges inside the shell, no work is done in moving the charges inside the shell। अगर आपको शेल के अंदर चार्जेस को मूव करना है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, अगर आप उसको सरफेस से इनसाइड वाले पॉइंट पे ले आते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हो, सरफेस से इनसाइड वाले लेके आते हो, अगर अंदर वाले पॉइंट के लिए लेके आ रहे हो तो अंदर वाले, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर कोई फोर्स नहीं है, अंदर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है, 0। तो शेल का पोटेंशियल सरफेस पे जो था और जो इनसाइड पोटेंशियल था दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, 0। तो शेल का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इनसाइड वाले पोटेंशियल। तो कहने का मतलब सरफेस जो शेल है उसके इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा, जितना सरफेस पे है, कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो भाई सरफेस पे और इनसाइड आपका पोटेंशियल बराबर रहता है, इवन एट द सेंटर ऑफ द शेल। अगर शेल के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है ना तो सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे है, सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, एक आउटसाइड पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर, एक सरफेस पे पोटेंशियल, एक सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और एक इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड फोर्स 0, इनसाइड चार्ज 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सिर्फ क्या होता है, पोटेंशियल। सवाल पूछा जाए भाई अगर आपको ऐसी कोई चीज पूछ ले, ऐसी कोई जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेकिन पोटेंशियल हो, तो आपका आंसर क्या होगा, इनसाइड दी शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो यहां से इनसाइड भी कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना, ये ग्राफ भी आपके पेपर में पूछा जाता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्या देखा जाता है भाई, आपका ये जो शेल पोटेंशियल इनसाइड है ना ये तो कांस्टेंट है, इनसाइड पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, स्मॉल आर और कैपिटल आर जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक आपका ये पोटेंशियल कांस्टेंट चलेगा, के क्यू अपॉन आर। लेकिन बाहर आते ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, अगर बाहर आते ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है तो बाहर आते ही ये डिक्रीज हो जाएगा।
तो बाहर आती है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आपका ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का वेरिएशन बन जाएगा। भाई अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, बाहर आने के बाद डिक्रीज हो रहा है, बाहर आने के बाद डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये आपकी नेक्स्ट डेरिवेशन खत्म होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल। तीन जगह आपसे पोटेंशियल पूछ सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन दी सरफेस। फिर उसके बाद उसका वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी देगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाता है तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान कैसे होती है, भाई ये जो इक्वल स्पेसिंग है ना, ये इक्वल स्पेसिंग आपको बताता है भाई ये इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग इक्वल है तो आपको ये पता लगता है भाई यूनिफॉर्म स्पेसिंग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में एक डाइपोल रखा, डाइपोल का एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये डाइपोल को कितने एंगल पे रखा गया, थीटा एंगल पे, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट में जाता है। ये डेरिवेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में भी करी है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। वहां टॉर्क को आगे कंटिन्यू किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। इधर भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QE। अब इसमें वो क्या रहा है, एक फॉरवर्ड फोर्स है, एक बैकवर्ड फोर्स है। एक फॉरवर्ड फोर्स, एक बैकवर्ड, जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी बैकवर्ड है, तो इसका कह सकते हो नेट फोर्स कितना होगा, 0। और अगर नेट फोर्स 0 है ना तो इसके अंदर नो लीनियर मोशन। ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था, लीनियर मोशन नहीं होगा क्योंकि इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, इसका लाइन ये है और इसका लाइन ये है। ये एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे, इनके बीच में एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है। तो अगर आपने देखो, अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और टॉर्क की वजह से क्या करेंगे, रोटेशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स लग रही है वो QE के बराबर, ये रही फोर्स किसकी बराबर है, QE के। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है, 2a sin थीटा। आपको ये चाहिए होता है, ये जो फोर्सेज है ना, फोर्सेस, इन फोर्सेस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इट इज 2a sin थीटा। तो क्या लिखा जाएगा, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, Q इंटू 2a और साथ में E sin थीटा। और ये जो Q इंटू 2a है ना, इसको P बोलते हैं। तो ये जो टॉर्क आएगा ये कितना होगा, P sin थीटा। ये जो टॉर्क आएगा ये कितना होगा, P sin थीटा। और आपको पता है इस टॉर्क की वजह से ना ये डाइपोल रोटेट करेगा। मान लो मैं मान के चल रहा हूं ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये टॉर्क, ये इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। मान लो मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्या अपने आप घूम जाएगा, नहीं सर, वर्क करना पड़ेगा। और जब वर्क डन करोगे ना, जैसे जैसे इसको घुमाते जाओगे ये लगातार थीटा चेंज होता जाएगा। अगर थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा, मतलब यहाँ पे टॉर्क वेरिएबल है, और वेरिएबल टॉर्क का वर्क डन कभी भी डायरेक्टली नहीं निकलता। पहले आपको स्मॉल वर्क डन निकालना होगा। क्या लिखोगे, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन थीटा, फॉर स्मॉल चेंज इन एंगल, दैट इज d थीटा। पहले छोटा सा वर्क डन निकालना है। अच्छा, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, और रोटेट करने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो टॉर्क इनटू d थीटा। द टोटल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन आया, टोटल वर्क डन निकालना हो इन रोटेटिंग द डाइपोल। आपको डाइपोल को रोटेट करना है, इन रोटेटिंग द डाइपोल कहां से कहां तक रोटेट करना है, फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर उसको θ1 से θ2 तक ले जाना है, टोटल वर्क डन करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, tau d थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा θ1 से θ2। θ1 इज द इनिशियल एंगल एंड θ2 इज द फाइनल एंगल। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको हर चीज एक क्वेश्चन में गिवन आएंगी अगर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है। देखो फिर बोल रहा हूं, जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, नेट फोर्स कितनी है, 0। मूव तो होगा नहीं क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क आया P sin थीटा। इसकी वजह से रोटेट हो रहा था। अगर अगेंस्ट दी टॉर्क रोटेट कराना है तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन का, छोटे से वर्क डन का फॉर्मूला टाउ d थीटा,
टोटल वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आया था टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, इट इज टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी साइन थीटा। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, पी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और थीटा 1 से थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, देखो अगर पहले थीटा 2 पुट करूंगा तो थीटा 2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करूंगा तो थीटा 1 वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या वर्क डन आएगा, P cos theta 1 minus cos theta 2, और this work done is stored as potential energy. This work done is stored as potential energy. ये जो वर्क डन होगा ये किसकी तरह स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। तो भाई इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, P cos theta 1 minus cos theta 2। तो याद रखना अगर एक डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेके जाना है तो आपको रोटेट करने के लिए वर्क लगेगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, P cos theta 1 minus cos theta 2। P होता है डाइपोल मोमेंट, E इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल। अब इसके बाद बात आती है एक और काइंड ऑफ स्पेशल केस कह देते हैं, अगर आपको इनिशियल एंगल ना दे रखा हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पे एनर्जी पूछी हो, फिर बोल रहा हूं इनिशियल एंगल ना दे रखा हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे एनर्जी पूछी हो, अगर एक पर्टिकुलर एंगल जैसे बोल देते हैं फाइंड द एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट 60 डिग्री, फाइंड द एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट 30 डिग्री, फाइंड द एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट 45 डिग्री। तो आपको ऐसा करने के लिए ना इनिशियल एंगल वो चूज करना है जहां पे इसकी जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो जीरो होना चाहिए, इनिशियल एंगल वो चूज करना है जहां पे एनर्जी जीरो, और cos थीटा जीरो कब होता है, 90 पे। इनिशियल एंगल 90 लेंगे और फाइनल एंगल थीटा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, P cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 माइनस cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस P cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस P cos थीटा। दिस फॉर्मूला टू बी यूज्ड, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 कब यूज करोगे, जब इनिशियल और फाइनल एंगल दोनों पता है। अगर आपको सिर्फ इनिशियल एंगल पता है, सॉरी एक ही एंगल पे एनर्जी निकालनी है, तो आप इनिशियल एंगल को 90 डिग्री लेके चलोगे। अब आते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में सबसे पहले इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पैरेलल रखते हैं तो थीटा की वैल्यू सबको पता है, पैरेलल रखने का मतलब है डाइपोल की सेम डायरेक्शन में रखना, सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो थीटा 0 और cos 0 कितना होता है 1, क्योंकि आपको एक ही एंगल पता है तो यहां पुट कर लेना। एनर्जी कितनी आएगी, माइनस P, माइनस एनर्जी का मतलब पता है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब, भाई एनर्जी हमने नहीं दी, ये सिस्टम एनर्जी दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद घुमा रही है, हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एनर्जी इज गिवन बाय द फील्ड नॉट बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। तो अगर सिस्टम एनर्जी दे रहा है, अपने आप घूम रहा है, हमें ले जाना नहीं पड़ रहा, तो इस पोजीशन को क्या बोल लेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को क्या बोल लेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड आता है अगर डाइपोल को एंटी पैरेलल रखा जाता है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल रखने का मतलब अपोजिट रखना, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल पीछे, तो थीटा की वैल्यू 180, cos 180 कितना हो गया, -1, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसको -1 रखने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी +P, और +P का मतलब है हमने एनर्जी नहीं दी, सिस्टम ने एनर्जी दी है, मतलब काइंड ऑफ सिस्टम ने एनर्जी नहीं दी, ये अपने आप नहीं घूम रहा। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब उठा के ले जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा, तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे एनर्जी -P, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पे एनर्जी +P। एक एंगल से दूसरे एंगल पे जाने का वर्क डन P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, एक पर्टिकुलर एंगल पे -P cos थीटा। तो ये डेरिवेशन यहां से कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अगली डेरिवेशन की तरफ। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन निकालना है उसकी डेरिवेशन भी आपके पेपर में आती है। और कह दूं ये जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज में आता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, जो मैंने आपको नेक्स्ट डेरिवेशन बताई, दैट इज रिलेशन बिटवीन, अब आपको किस किस के बीच का रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का। सीधी सी बातें करते हैं यार, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे इनके रिलेशन निकलते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी बातें करेंगे। अब देखो यार, एक ये चार्ज पड़ा हुआ है, जिस चार्ज का सबसे पहले तो पोटेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना, वो आपका होता है सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो अभी मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ।
मैंने यहां से 2 पॉइंट मार्क करे, एक पॉइंट आपका ए था, एक दूसरा पॉइंट आपका बी था, और ये ना बहुत क्लोज पॉइंट्स है, ऐसा नहीं बहुत दूर के पॉइंट्स है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx। मैं ए पे पोटेंशियल कितना लेट कर रहा हूं, v। ए पे पोटेंशियल कितना लेट कर रहा हूं, v। अभी तक की आपने जितनी डेरिवेशन पढ़ी ना, उसके अंदर आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर। अगर के क्यू अपॉन आर की बात करूं, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस चार्ज से कम कर दोगे, अगर आप डिस्टेंस चार्ज से कम कर दोगे, डिस्टेंस के कम करने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, डिस्टेंस के कम करने से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट चार्ज के पास पड़ा हुआ है, वो बी पॉइंट चार्ज के पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ज्यादा करने के लिए प्लस करूंगा, कितना प्लस करा, डीवी। ए पे कितना पोटेंशियल मान लिया, वी। इधर आने के बाद डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम होने का मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो ऐड करके कितना ऐड कर दिया, डीवी ऐड कर दिया। अब क्या लिख रहा हूं, लेट पोटेंशियल, लेट पोटेंशियल एट ए एंड बी, ए और बी पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, इज आर, सॉरी इज वी एंड v प्लस डीवी रिस्पेक्टिवली। जो a और b पे पोटेंशियल है ना, वो एक पे तो v है और दूसरे पे v प्लस डीवी रिस्पेक्टिवली है। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, अगर आप a से b तक जा रहे हो, a से b तक जा रहे हो, a आपका इनिशियल पॉइंट है, b आपका फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज के। अब ये स्मॉल वर्क डन क्यों है, dw क्यों लिखा, w क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो इसका वर्क डन भी क्या होगा, छोटा, तो हमने क्या लिख दिया, dw। बी पे पोटेंशियल क्या था, v प्लस डीवी। ए पे पोटेंशियल क्या था, v। और ये नीचे से क्या आ गया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये v से v कैंसिल आउट हुआ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज। वैसे बेसिक जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और अगर मैं यहां से वर्क डन निकालता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज आ जाएगा। जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनना, सबको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये मूव कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल। रिपेल करके अवे मूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसको ए से बी लेके आना है। फोर्स इसका राइट में और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में करानी है, फोर्स राइट में, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में करानी है। कैन आई से दैट ये जो रिपल्सिव फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसका वर्क डन होता है नेगेटिव। तो दी स्मॉल वर्क डन, दी स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, अब ये जो छोटा सा वर्क डन है वो वर्क डन किसके बराबर है, जो आपके वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लगेगा, माइनस। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, क्या आपने एक फॉर्मूला सुना है भाई, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं इसको चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूं, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वेशन 2। एक बार चेक करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, वर्क डन। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं देखता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन पड़ा है, इधर भी वर्क डन है, इधर भी वर्क डन है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कराएंगे। तो डीवी इंटू में क्यू नॉट किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई इंटू में डीएक्स। तो यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, जो आपका ई आएगा वो ई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स। वो ई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ये ई और वी के बीच का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे यूज करना है, वो सारी बातें आपको बता रहा हूं। डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ध्यान से सुनना क्या दिया जा रहा है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपकी पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड सबको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड सबको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है जो ये पोटेंशियल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो पोटेंशियल अंदर आते हुए इंक्रीज होगा, अंदर आते हुए इंक्रीज होगा। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज की फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इसका पोटेंशियल का इंक्रीज होगा, बाहर जाते हुए। पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाहर जाते हुए, बात समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, पोटेंशियल बाहर की तरफ इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पोटेंशियल अंदर की तरफ इंक्रीज। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल इंक्रीजेस
potential increases opposite to electric field, potential increases opposite to electric field, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। और यहां से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इज नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, नेगेटिव साइन ये बताता है भाई पोटेंशियल इंक्रीजेस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको ये पता लगता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहां पे डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब जो अगली डेरिवेशन है ना, देखो ई और वी का रिलेशन निकाल लिया, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था। अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं ना एक ही डेरिवेशन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी किसमें, इन एक्सटर्नल फील्ड में, इन एक्सटर्नल फील्ड में, जब यहां पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। वैसे तो काइंड ऑफ एक कंसेप्ट है, बट डेरिवेशन की फॉर्म में पूछा जाता है तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये पहला चार्ज है, ये Q1 है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेजेंट है पोटेंशियल है, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है V1। तो क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन असेंबलिंग द फर्स्ट चार्ज, इन असेंबलिंग द चार्ज Q1, पहला चार्ज रखना है आपने Q1, तो इसके ऊपर कितना वर्क डन लगेगा, वो पहला वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो अब इसके ऊपर कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा, अकेला चार्ज ही पड़ा है। अगर अकेला चार्ज पड़ा है, सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल है, अगर सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल है ना, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, ये किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन निकालने के लिए चार्ज इंटू पोटेंशियल करना होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज है Q1, और पोटेंशियल कितना है V1, और याद रखना V1 आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ये पहले चार्ज का वर्क डन है। अब मान लो मैंने क्या करा, एक दूसरा चार्ज ले आया, कौन सा चार्ज, Q2, यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना था, V2, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R, लिखो द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज Q2, इन असेंबलिंग द चार्ज Q2। अब हमें क्या करना है, चार्ज Q2 को असेंबल करना है, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस R, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस R। तो सेकंड चार्ज रखने का वर्क डन क्या होगा, इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल V2 है, तो Q2 V2 तो आएगा ही आएगा, Q2 V2 तो आएगा ही आएगा, प्लस इस चार्ज के ऊपर, ध्यान से बात सुनना, इस चार्ज के ऊपर अब ये फर्स्ट वाला चार्ज जो हम ऑलरेडी असेंबल कर चुके हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। पहले वाले पे क्यों नहीं लगेगी सर, क्योंकि पहले तो चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था, पहले हमने अकेला चार्ज रखा, कोई और चार्ज उसके पास था ही नहीं, तो वो उसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा नहीं। लेकिन जब हमने सेकंड चार्ज रखा ना, तो सेकंड चार्ज से पहले ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, और जब ये इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा ना, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन में R, KQ1Q2 अपॉन में R। और अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना हो, द टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, जो अगर आपने टोटल वर्क डन निकालना हो, तो ये जितने भी वर्क डन है ना, पहले चार्ज का दूसरे चार्ज का, दोनों को ऐड करके आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन क्या आएगा, KQ1Q2 अपॉन R तो आएगा ही आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच की एनर्जी, पहले वाले पे एक्सटर्नल पोटेंशियल की एनर्जी, दूसरे वाले पे एक्सटर्नल पोटेंशियल की एनर्जी, ये आपकी टोटल वर्क डन, और यू कैन से दैट टोटल एनर्जी आ गई एक्सटर्नल फील्ड में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है एनसीईआरटी का। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब आती है कैपेसिटेंस की डेरिवेशन। उससे पहले समझ लो, पहले चार्ज के लिए Q1 V1 क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा, दूसरे चार्ज के लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ साथ ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, तो दो वर्क डन करने पड़ेंगे। टोटल वर्क डन के लिए दोनों को ऐड करा, विल गेट द कंप्लीट डेरिवेशन। अब चलते हैं हम कैपेसिटेंस के डेरिवेशंस की तरफ। अब कैपेसिटेंस की डेरिवेशन में ऑलमोस्ट दो तीन डेरिवेशन ही है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट मीडियम, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और फिर उसके बाद आती है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन, भी कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलता है, ये सारी बातें आपके साथ दो तीन डेरिवेशन के बाद आपका ये काइंड ऑफ कह सकते हो भी सेक्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशंस के पोर्शन में। इन सभी डेरिवेशंस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो। और मैं फिर बोलूंगा, डेरिवेशन की प्रैक्टिस हमेशा लिख के होती है, बिना लिखे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहली डेरिवेशन कैपेसिटेंस के अंदर आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कह सकते हो भी पेपर में आ जाती है, चाहे स्लैब के साथ हो चाहे बिना स्लैब के साथ हो, दोनों बात करते हैं। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, एक पहले तो दोनों अनचार्ज होती है, इनको बैटरी लगा के चार्ज कराया जाता है। और बैटरी लगा के चार्ज कैसे करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे के अंदर भेज देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, और इसका प्लेट एरिया में कितना मान के चल रहा हूं, ए, ये प्लेट एरिया ए है, और आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा था। अच्छा, प्लेट एरिया तो मान लिया, अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है ना, तो इसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा, मतलब ये सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मैं लिख देता हूं,
कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करा, चाहे ये कोई भी शेप हो सकती है। अभी मैंने रेक्टेंगुलर ली है, आप इसको स्क्वायर उठाओ, आप इसको सर्कुलर उठाओ, उससे कोई फर्क नहीं, एरिया होना चाहिए। ऑफ एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, एंड प्लेट सेपरेशन डी, और इनका प्लेट सेपरेशन कितना है, डी। लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, लेट सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। इन प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है हमारे पास, सिग्मा। अब दो बातें याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी प्लेट्स, जो ये प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो याद रखें प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, गॉस थ्योरम में प्रूव कर रखा है भाई। इसके बाहर वाले पोर्शन में, पहले पोर्शन पे और इस थर्ड पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहां से, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड, कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। एक प्लेट की होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो प्लेट की है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपको चाहिए क्या, अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। अगर Q इज इक्वल टू CV की बात करो ना, इसमें मुझे V चाहिए। अगर V चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकलेगा, क्या लिखोगे, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अगर इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना होगा, अभी आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। अभी आप डेरिवेशन पढ़ के आए, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और V रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, D रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, और E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको V निकालना है ना तो E इंटू डी करना होगा, E इंटू डी करना होगा। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, D, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट साथ में D, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सिग्मा D बाय, देखो ये रहा ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय D। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इफ आई पुट दिस तो क्या बनेगा यहां से मेरे पास, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है वो कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू CV से। C निकालना हो तो क्या करना होगा, Q बाई V। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ V, ये कितना आएगा, Q अपॉन में QD बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस क्या आई, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहां से क्या फैक्टर पता लगते हैं भाई, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। और अगर मान लो मैं मीडियम में निकालना चाहता हूं, इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड कर देता हूं मीडियम, अभी तो वैक्यूम था, अभी क्या था, कोई मीडियम नहीं था। अगर कोई मीडियम नहीं है ना तो इसके बीच में क्या कंसिडर होगा, इसके बीच में वैक्यूम है। अगर मैं वैक्यूम की जगह कोई मीडियम फिल कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगी। और ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स होता है, तो आपकी जो कैपेसिटेंस बनेगी K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये आपकी कैपेसिटेंस है वैक्यूम में, तो मीडियम में जाने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है, मीडियम डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है, अगर पूरा मीडियम डाल रहे हो। अब सवाल आता है कि अगर मैं पूरा मीडियम की जगह कुछ पोर्शन ऑफ मीडियम डाल लूं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल लूं और वो भी कम थिकनेस की, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपने क्या देखा, मीडियम में जाने से ना, पूरा मीडियम डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब क्या देख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं कह सकता हूं पेपर में आने के पूरे चांसेस है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो। एक ये डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, ये दोनों डेरिवेशन। इवन शेल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेरिवेशन आती है पेपर में, मतलब अलग तरीके से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो भी, आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में बताया, वही सेम थ्योरी आपको लिखनी है।
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि बैटरी की हेल्प से चार्ज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है जो चार्ज तो होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज तो होता है लेकिन उतना चार्ज नहीं होता जितना कंडक्टर होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो होती है लेकिन कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इनका प्लेट एरिया कितना दे रखा था, ए, वही सेम लिखना है, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया एंड डिस्टेंस डी। और अब क्या किया गया भाई, मान लो मैं इसके डेरिवेशन को ना काइंड ऑफ इस तरीके से, एक प्लेट सामने से अगर देखोगे ना बिल्कुल सीधी लाइन दिखेगी, तो मैं ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, बैटरी की हेल्प से, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे के पास जाएंगे, और इनका प्लेट एरिया कितना दे रखा है, इनका प्लेट एरिया कितना दे रखा है ए, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है डी। अब इसके बीच में एक स्लैब डाली गई है, और ये जो स्लैब है ये कौन सी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है ना वो कितना है, टी। होता क्या, ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इसके अंदर चार्जेस मूव तो करते हैं लेकिन थोड़े बहुत चार्जेस मूव करते हैं। अब पॉजिटिव के पास कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव के पास कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव के पास कौन सा होगा, पॉजिटिव। लेकिन उतना ज्यादा चार्ज नहीं होगा जितना बाहर वाली प्लेट्स पे। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, इसकी माइनस सिग्मा, अंदर चार्ज कम होगा, इसको बोल रहे हैं सिग्मा पी, और इधर क्या होगी, माइनस सिग्मा पी। ये पोलराइज डेंसिटी है। पोलराइज मतलब पहले नहीं थी, हमने खुद क्रिएट करी है, हमने खुद क्रिएट करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये चार्जेस आ रहे हैं, और याद रखना जो सिग्मा होता है ना वो सिग्मा पी से बड़ा होता है। वो जो सिग्मा होता है बाहर वाली फील्ड होती है, वो अंदर वाली फील्ड से बड़ी होती है। अच्छा तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, जो बाहर वाली फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, वो कितनी होगी, ई नॉट। और अंदर वाली फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, कितनी होगी, ईपी। अब इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस मटेरियल के अंदर दो फील्ड है, एक तो जो हमने लगाई थी, एक जो हमने अप्लाई करी है, एक जो खुद क्रिएट हो रही है। एक जो हमने अप्लाई करी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव राइट की तरफ जा रही है, जो खुद क्रिएट हुई है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो अगर ये देखा जाए एक फील्ड पॉजिटिव है और एक फील्ड राइट में दूसरी लेफ्ट में है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड बचेगी ना, वो नेट फील्ड किसके बराबर होती है, ई नॉट माइनस ईपी। वो नेट फील्ड किसके बराबर होती है, ई नॉट माइनस ईपी। भाई ई नॉट में से ईपी माइनस करेंगे तो नेट फील्ड बचती है। और क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, के सिंबल होता है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो बाहर फील्ड थी ओरिजिनल फील्ड थी, और जो उसके मटेरियल के अंदर फील्ड बची थी, उसकी रेशो को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी अगर मान लो मैं ये वाला स्लैब ना डालता, ये वाला स्लैब ना डालता तो फील्ड कितनी होती, ई नॉट। ये वाला स्लैब ना डालता तो फील्ड कितनी होती, ई नॉट। स्लैब डालने के बाद अंदर कितनी फील्ड बची है, ई। अंदर कितनी फील्ड बची है, ई। तो भाई जितनी फील्ड बिना मीडियम के थी, जितनी फील्ड बिना मीडियम के थी वो थी ई नॉट, मीडियम डालने के बाद क्या है, ई। इन दोनों की रेशो को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन प्लेट्स के बीच में, अभी आपको पिछली डेरिवेशन में बताया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। यहां से आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो बाहर है ना, ये देखो ये वाला खाली स्पेस, इस खाली स्पेस में यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। इसका डिस्टेंस कितना है, अगर मैं डी में से क्या हटा दूं, टी। अगर मैं डी में से टी हटा दूं तो बाहर कौन सी फील्ड बचेगी, ई नॉट। तो जो ई नॉट फील्ड है ना, वो ई नॉट फील्ड कितने डिस्टेंस में है, डी माइनस टी में। और जो अंदर फील्ड बची है वो कितनी है, ई। अंदर फील्ड बची है वो कितनी है, ई। और इसका थिकनेस कितना, टी। और इसका थिकनेस कितना, टी। तो भाई ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसका डिस्टेंस डी माइनस टी। और अंदर वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी है, जिसका नाम क्या रखा गया, ई। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसका थिकनेस टी है। अब इसमें से ना ई नॉट कॉमन उठा लो। अब सर यहां तो ई नॉट है नहीं, तो जहां ई नॉट नहीं है वहां मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह से डिवाइड में ई नॉट आ जाएगा। कैसे भाई, मान लो मैंने यहाँ पे ई नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ई नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर वाला ई नॉट कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला बचेगा। अच्छा आपको पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो ई नॉट बाई ई होता है। तो ई बाई ई नॉट किसके बराबर होगा, ई बाई ई नॉट किसके बराबर होगा, दिस ई बाई ई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई के। इस ई बाई ई नॉट को 1 बाई के लिख लो। अगर यहां से 1 बाई के लिखे तो पोटेंशियल क्या आएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। इतनी बात समझ आ गई, बहुत सिंपल सी बात। बाहर वाले स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस खाली स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। इसका डिस्टेंस कितना, डी में से क्या माइनस करना होगा, टी। अंदर वाले स्पेस में कितनी है, ई।
इसका थिकनेस कितना है टी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद ई नॉट कॉमन आया, क्यू फिर उसके बाद ई नॉट कॉमन लगाने के बाद ई बाई ई नॉट को क्या लिखा 1/k, यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो ई नॉट है ना, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, और जो ये सिग्मा होता है ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है चार्ज अपॉन में एरिया, इसको चार्ज अपॉन एरिया लिखा और इसके बाद क्या लगा दिया, Q इज इक्वल टू CV। अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है तो Q बाई V करना होगा, और V की वैल्यू कितनी हुई है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और साथ में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K। ये Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपकी जो कैपेसिटेंस आई है वो कितनी आई है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई K। एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके पेपर में आ सकती है। देखो विदाउट मीडियम क्या होता था, विदाउट मीडियम क्या होता था, कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। विदाउट मीडियम क्या होता था, जो कैपेसिटेंस होती थी वो कितनी होती थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कंप्लीट मीडियम के साथ पूरा का पूरा उठा के मीडियम डाल दिया, पूरा का पूरा उठा के मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने स्लैब डाल ली, स्लैब डाल ली और स्लैब की थिकनेस कितनी थी टी, स्लैब ऑफ थिकनेस टी, अगर आपने स्लैब डाल ली तो स्लैब डालने की वजह से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगी वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पेपर में आती है। खाली स्पेस में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस डी माइनस टी, अंदर वाले स्पेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस टी हुआ, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आपका वी आया, ई नॉट कॉमन ले लिया, देख सकते हो ई नॉट कॉमन ले लिया, ई नॉट कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट बचा, ई बाई ई नॉट को के 1/k लिखा, ई नॉट की वैल्यू पुट करी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया Q इज इक्वल टू CV में रखा और आपका कैपेसिटेंस ड्राइव हो गया। विदाउट मीडियम ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मीडियम में जाने से पूरा मीडियम डाल दोगे, पूरी थिकनेस का मीडियम डाल दोगे तो K टाइम्स बढ़ेगी। कुछ एक थिकनेस का, जैसे उसका प्लेट सेपरेशन D थी लेकिन आपने जो स्लैब डाली उसकी थिकनेस T है, तो इट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय K। इसके बाद आपके कैपेसिटेंस की डेरिवेशंस कंप्लीट होती है। एक डेरिवेशन आपकी बचती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की तरफ। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कह लो, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब तक होगा, कैसे होगा, कितना एनर्जी लॉस होगा, इसका डेरिवेशन पेपर में आ जाता है। ये हमारे पास दो कंडक्टर है, ये हमारे पास दो कंडक्टर है, इस पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका चार्ज यहाँ पे अभी Q1 है और इसका Q2 है, और इधर पोटेंशियल V1 है और इधर V2 है। देखो ऐसा कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसिडर टू कंडक्टर्स हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। और आपको इधर रखा है V1 जो है ना वो V2 से बड़ा है, और मैं इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करके बैठा हूं। तो अगर वायर के थ्रू कनेक्ट करके बैठा हूं, चार्ज शेयर कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक चार्ज शेयर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। किसका पोटेंशियल बड़ा है, V1 का, V2 का छोटा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज जाएगा। कैपेसिटेंस में तो शेप और साइज पर डिपेंड करता है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चार्जेस कब तक शेयर होंगे, ये चार्जेस कब तक शेयर होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इस सेम पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। और इस सेम पोटेंशियल का नाम क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करें, इसके पास पहले चार्ज कितना था Q1, अब मान रहा हूं Q1 डैश, इस पे चार्ज Q2 था, अब मान रहा हूं Q2 डैश। अगर मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देता हूं, everyone knows about conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed, only it can transfer from one body to another. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे। जितना टोटल इनिशियल चार्ज था वो कितना था Q1 प्लस Q2, और बाद में चार्ज कितना आया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब ये Q1 की बात करूं, Q इज इक्वल टू CV आपने सुना है। अगर Q1 की बात करूं तो होगा C1V1, Q2 की बात करूं तो क्या होगा C2V2, और इधर Q1 डैश क्या होगा C1V, और Q2 डैश क्या होगा C2V, और V कॉमन आके क्या बचेगा C1 प्लस C2, और इधर होगा C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन भी पूछे गए। अब सवाल आता है सर, जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब यहां से यहां चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट होगा, हीट फ्लो होगी, हीट फ्लो की वजह से एनर्जी लॉस होगा। तो कितना एनर्जी लॉस होगा वो आपको निकालना है। अब एनर्जी लॉस निकालने के लिए आपको किसी भी कंडक्टर की एनर्जी या कैपेसिटर की एनर्जी याद होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो इसके बाद का आखिरी डेरिवेशन इस चैप्टर से, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी
ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कितना एनर्जी लॉस होता है। तो इनिशियल एनर्जी निकाल ले, दो कैपेसिटर थे, एक का कैपेसिटेंस C1 वोल्टेज V1 हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे का हाफ C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद फाइनल एनर्जी निकाल ले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर पोटेंशियल सेम करना है तो कितना होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। और अगर लॉस इन एनर्जी निकालनी हो ना, लॉस मतलब कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा है तो इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को क्या करना होगा, माइनस। तो आपका लॉस इन एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर, कॉमन आ गया, क्या बचा C1 प्लस C2। अभी आपने कॉमन पोटेंशियल ड्राइव करा, कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, उठा के इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर इसके अंदर ये वैल्यू रखते हैं ना तो होपफुली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अगर ये वैल्यू यहां पे रखता हूं तो ये हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अभी इसका एलसीएम ले जाने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा, देखो एक दो स्टेप स्किप कर देना, वैसे अगर कर सको, वैसे तो पूरा ले लेना कॉमन, मतलब हो क्या रहा है भी, इसका एलसीएम लेना। इसके बाद अगर इसका एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लाई करता हूं, C1 प्लस C2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, C1 प्लस C2 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इनका होल स्क्वायर खुलेगा, कॉमन आने के बाद जो रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, सॉरी डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बहुत रेयर केस में पूरी डेरिवेशन पूछी जाती है, तो आप इसका एंड रिजल्ट याद रख सकते हो, हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसके बाद ये डेरिवेशन इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही जल्दी अगले चैप्टर की डेरिवेशन के साथ आ रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैनल को शेयर करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आपको डेरिवेशन सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को कमेंट करना ना भूलना। और कमेंट के अंदर, क्योंकि यार तुम कमेंट करोगे आपको सीरीज पसंद आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम जल्दी बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर वीडियो, और चैप्टर 3 की डेरिवेशन आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच।